हम्म। तो फिर एक क्वेश्चन था, अगर कोई नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम और सरफेस एरिया किसी क्यूब का, और वो जो है इक्वल है, तो जो अ, मतलब एच की लेंथ होगी क्यूब की वो कितनी होगी? इसमें 6 है, अब वो देखना पड़ेगा कैसे। ठीक है। फिर है एनर्जी कंजर्वेशन, का मतलब है एनर्जी क्रिएट भी नहीं की जा सकती और डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती। ठीक है। एनर्जी का ये फॉर्मूला हमने मतलब ये चीज़ हमने बहुत पहले ही पढ़ा था कि एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, वो सिर्फ ट्रांसफर होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। ठीक है। विंड में कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज़ मूविंग है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। कोई भी चीज़ रुकी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं उसे। तो विंड जो है काइनेटिक एनर्जी, जो विंड पावर मशीन्स होती हैं वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है। सोलर एनर्जी दूसरा है, उसमें ना पोटेंशियल है काइनेटिक है, वो दूसरी चीज़ है। ठीक है, वो फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फिर लिखा है मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉट अल्टीमेटली डेराइव फ्रॉम द सेंस एनर्जी। अच्छा, उसमें शायद ये ऑप्शनल दो चार जो ऑप्शन रहे होंगे उसमें से ये था न्यूक्लियर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। इसमें सूरज का कोई योगदान नहीं है, इनका कहने का मतलब है। ठीक है। फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर रीन्यूएबल। ठीक है। कन्वेंशनल में नॉर्मली वो माना जाता है कि जो रीन्यूएबल नहीं है, जैसे हम लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, या तेल। ठीक है, तेल गैस, वो नॉन रीन्यूएबल हैं। वो एक बार खत्म हो गए तो बनने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या नहीं बन पाएंगे। ठीक है। तो वो नॉन रीन्यूएबल है। रीन्यूएबल मतलब जिसको हम रीन्यू कर सकें, रोज रोज हमें मिल सके, जैसे सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, ये हमें रोज रोज मिल सके, ये खत्म नहीं होगा कभी, जब तक धरती रहेगी तब तक ये रहेगा। ठीक है, धरती खत्म होने के बाद तो सब खत्म ही हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन जब तक रहेगी तब तक ये सब रहेगा। ठीक है। उसके बाद एनर्जी कन्वर्जन और डिवाइस या मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो सनलाइट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है सोलर सेल, इलेक्ट्रिक को साउंड में करता है लाउड स्पीकर, मास को हीट में करता है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है। केमिकल को हीट और लाइट में करता है फ्यूल कम्बशन। केमिकल को हीट, केमिकल मतलब आपका जो तेल हुआ, ठीक है, ऑयल हुआ, उसको जब फ्यूल कम्बशन में डालते हैं तो वो हीट और लाइट देता है, नॉर्मली हीट देता है, उसी से हमारा इंजन चलता है। हम्म। फिर न्यूटन का पहला मोशन का लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को जानते ही हैं कि अगर कोई चीज़ रेस्ट कर रही है या मूव कर रही है तो उसको ही मेंटेन करने की कोशिश करती है वो, जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है। अगर आप किसी गाड़ी में बैठे रहें, देख वो एग्जांपल दे देता है कि बस में बैठे हो और अचानक से ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ झुकते हो, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में थी तब तक। ठीक है, बॉडी भी मोशन थी उस व्हीकल के साथ, और जैसे ब्रेक लगता है तो वो इनर्शिया ब्रेक होता है और आप आगे की तरफ गिरने लगते हैं। ठीक है। या अचानक से अगर आप बैठे रहे आराम से और अचानक से गाड़ी चलाते हो तो आप पीछे की तरफ भाग गिरने लगते हैं। ठीक है, तो वो आपका इनर्शिया जो होता है वो ब्रेक होता है इनर्शिया का। ठीक है। इसमें वही एग्जांपल दिया कि एज अ ट्रेन स्टार्ट मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द लीन्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, वो आराम से बैठे थे, उनका इनर्शिया में थे, और अचानक से जब ट्रेन चली तो उनका सर जो है पीछे की तरफ चला जाता है, शरीर कह सकते हैं पीछे की तरफ जाने लगता है। ठीक है। फिर स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विद सिचुएशन ऑफ रेस्ट। ये कोई ब्रांच है साइंस की, उसी के बारे में है। इसमें फिर असर्शन रीजन दिया था कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय व्हिstling। ठीक है। रीजन दिया है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। ठीक है, इसमें दोनों ही ट्रू हैं, और लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंसान को चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत होती है, जब हम सड़क पे चलते हैं ना तो फ्रिक्शन के कारण हम चल लेते हैं। अगर हम किसी ऐसी चीज पे चले जहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो हम चल नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि पानी हुआ, पानी पे फ्रिक्शन है। ठीक है, मतलब पानी पे भी थोड़ा एधेशन होता है। बर्फ हुआ, बर्फ, ठीक है, बर्फ पे आप फिसल जाएंगे, क्यों? उस पर फ्रिक्शन नहीं रहता, आप चल नहीं पाएंगे। ठीक है। और दूसरा जो रीजन दिया है वो भी सही है, लेकिन ये दोनों एक्सप्लेनेशन नहीं एक दूसरे के। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है दूसरा वाला। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम इट्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज। मोमेंटम वही बताया कि वो अपने हिसाब से मोमेंटम में जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी वो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जैसे दो बॉडीज कोलाइड करती है तो उनमें जो मोमेंटम जनरेट होता है वो भी उसमें भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ लगाते हैं। ठीक है, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो कंजर्व रहेगा अपने आप में। फिर इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन रोड बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन कम है ना, आइस पे फ्रिक्शन कम होगा, स्लिप करेंगे आप तो चल नहीं पाएंगे। फिर इन स्टार्टिंग ऑफ ए लोडेड कार वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग बिकॉज फ्रिक्शन। जब
वो जो कार्ट का पहिया है वो जब रुका रहता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वो फ्रिक्शन के कारण रुका हुआ है ना। लेकिन जब कोई चीज़ मूव करती है ना, मान लीजिए कोई बॉल है वो रोल कर रही है, वो मूव कर रही है, तो उसमें फ्रिक्शन कम रहेगा। अगर वो चीज़ रुकी हुई है तो ज़्यादा फ्रिक्शन के कारण वो रुकी हुई है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। इफ एवरी एक्शन फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, ये तो मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है। इक्वल एक्शन का अपोजिट इक्वल रिएक्शन होता है। फिर है अ मैन जम्प एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए स्टेशनरी बोट एंड द बोट मूव ऑफ विद स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। हाउ मेनी टाइम्स इन द मास ऑफ द बोट ग्रेटर देन। अच्छा, इसमें मतलब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है नॉर्मली, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। फोर्स इक्वल टू एम ए, मतलब मीटर पर सेकेंड। अ मैन जंप ऑफ, चलो ठीक है, ये कैलकुलेशन पता नहीं, पुराना क्वेश्चन होगा, अब तो नहीं देते हैं ऐसे क्वेश्चन, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, मतलब है ये फिजिक्स का क्वेश्चन पर कैलकुलेशन इसमें। ऐसे ही ट्रक वाला है, अ ट्रक, अ कार एंड मोटरसाइकिल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज इफ इक्वल स्टॉपिंग फोर्सेस आर अप्लाइड एंड दे स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग ऑफ एक्स वाई जेड डिस्टेंस, देन बोला है कि क्या होगा, माइनस एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, अब इनका जो भी है। फिर है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ द सेम मासेस इज 4:9, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी वुड बी 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी होता है शायद। ठीक है, तो उसी से आ जाएगा ये। फिर है साइकिल्स एंड द कार्स यूज्ड बॉल बीयरिंग बिकॉज, बॉल बीयरिंग जो आपके पहिए होते हैं ना उसमें देखना गोल गोल ऐसे होता है, फिर उसमें भी छर्रे होते हैं, तो वो बॉल बीयरिंग उसी को कहते हैं। वो जो छर्रे होते हैं वो उसमें मतलब कांटेक्ट को कम करने के लिए, ताकि फ्रिक्शन ना हो उसमें। जैसे अगर कांटेक्ट ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा। ठीक है। बॉल जो होंगी वो लीस्ट मतलब बहुत कम एरिया ही वो टच होगा उससे, तो उसमें फ्रिक्शन कम रहेगा और वो तेजी से मूव करेगा। ठीक है, तो जितने छोटे बॉल होंगे मतलब उतना ज़्यादा कांटेक्ट उसका होगा, इसलिए बड़े बॉल इसमें इस्तेमाल होते हैं। फिर है अ पर्सन इज सिटिंग इन अ कार विच इज एट रेस्ट, द रिएक्शन the reaction from the road at each of the four wheels is of the car is r। ठीक है, अब ये सब भी मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, अभी भी पूछे जाते हैं कभी कभी। उस समय अगर आपको क्लिक करके तो अच्छी बात है, वरना छोड़ दो, कोई बात नहीं। when the car runs on the straight level road, how will be the reaction at each of the front wheel। ठीक है, it will be less than r, obvious सी बात है, मतलब इसमें बोल रहा है रिएक्शन क्या है, फ्रिक्शन है ये। ठीक है, जो जब कार खड़ी है तो उसमें एक आर नाम का आर आर का वो है रिएक्शन है। ठीक है, मतलब वो किसी रिएक्शन पे खड़ी है, जब वो मूव करेगी ना तो उसका फ्रिक्शन कम होगा। अभी बताया था मैंने कि जब कोई चीज़ रेस्ट पे होती है तो फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है उसी समय जब वो रेस्ट पे होगा। जब वो मूव करेगा ना तो उसका फ्रिक्शन कम होगा, चाहे वो बॉल हो, चाहे कार हो, चाहे कोई भी हो, पहिया हो, कुछ भी हो। जब वो रेस्ट पे है तो उसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। फिर एन ऑयल टैंकर इज पार्शली फिल्ड विद ऑयल एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन अ लेवल रोड विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, द फ्री सरफेस द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल देन। अच्छा, मतलब कह रहा है कि एक टैंकर है उसमें आधा तेल भरा है और वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब मूव कर रहा है तो उसमें जो फ्री सरफेस होगा वो उसका क्या डायरेक्शन होगा या वो कहाँ पे होगा। तो इसमें लिखा है कि वो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड होगा लार्जर डेप्थ पे, रियर एंड की तरफ। ठीक है। फिर एक फोर व्हील व्हीकल है, फोर व्हीलर है कह सकते हो, वो बहुत तेज किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो क्या होगा, क्या हो सकता है। तो इसमें लिखा है कि वो पलट जाएगा बाहर की तरफ, उसके पहिए जो हैं वो बाहर की तरफ होंगे, वो पलट जाएगा। ठीक है, या स्किड आउटवर्ड्स, मतलब वो जैसे आदमी दौड़ता नहीं है वो, और कोई कर्व आ गया, मतलब आप दौड़ रहे हैं खूब तेज और कोई कर्व आ गया, आप मतलब फिसल के गिर पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर पाते, वही सिचुएशन इसमें भी आएगी। क्योंकि जब कोई चीज सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है तो उसकी टेंडेंसी होती है बाहर की तरफ भागने की। ठीक है, बाहर वो जो फोर्स होता है उसको बाहर की तरफ फेंकता है। फिर है एक बैट्समैन अगर क्रिकेट बॉल को हिट करता है और वो रोल रोल करके लेवल ग्राउंड पे जाती है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, वो स्लो क्यों होती है और रुकती क्यों है? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, वो फ्रिक्शन ही है एक तरह से। ठीक है, जब वो सरफेस बॉल सरफेस से टच होगी तो फ्रिक्शन के कारण वो स्लो होगी और रुक जाएगी।
फिर ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन इसमें दिया है, करेक्ट इक्वेशन फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, भैया याद कर लेना, वैसे तो पूछता नहीं है अब, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, है और आगे भी रहेगा, और याद कर लेना। जिसमें v है वो फाइनल है, u है इनिशियल है, और t है जो वो टाइम है, ठीक है। वॉशिंग मशीन किस फॉर्मूले पे कम करती है, किस प्रिंसिपल पे, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। और जब हम दूध को ऐसे मथते हैं ना, मथते हैं, तो उसमें से वो मट्ठा निकालना होता है, तो वो किस उस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल, ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है ये चीजें, ठीक है, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, ये भी टॉपिक है। तो उसमें है कि पहला न्यूटन ने किसको एंटिसिपेट किया था एक तरह से कि ग्रेविटी होती है अर्थ पे, ब्रह्मगुप्त, कहा जाता है कि सबसे पहले जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है वो ब्रह्मगुप्त ने दिया था, ब्रह्मगुप्त इंडिया के थे, ठीक है। उसके बाद वही ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दी है, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसका है, न्यूटन का है, आइजैक न्यूटन। फिर एस्ट्रोनॉट की स्पीड, अच्छा, एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, दिस इज बिकॉज देर इज नो ग्रेविटी, हाँ, मतलब हम धरती पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ ग्रेविटी है, जैसे जैसे ग्रेविटी कम होगी हम हवा में जाएंगे, ठीक है। जीरो ग्रेविटी पे आपने देखा होगा कई जो एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि यहाँ जीरो ग्रेविटी है, तो वो हवा में रहते हैं क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी खींचती है आपको अपनी तरफ, ठीक है, वहाँ पे नहीं खींचेगी, जीरो आप जिस जहाँ पे है वहीं रहेंगे, घूमते रहेंगे उल्टा सीधा, ठीक है। इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप, इट विल इट विल मूव along with the spaceship at the same speed, क्यों, क्योंकि वो उसमें है ना, क्या कहते हैं, इनर्शिया में है, वो एप्पल जो है इनर्शिया में है और वो उसी के साथ चलती जाएगी, वो रुकेगी नहीं, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है, स्पेस में तो वैसे भी फ्रिक्शन नहीं है, और वो इनर्शिया में है, तो आराम से मूव करेगी उसके साथ, रुकेगी नहीं, ये मत सोच लेना कि एप्पल छोड़ते तो वहीं रुक जाएगी पीछे, वो वहाँ उस केस में नहीं होगा, ठीक है, वहाँ हवा नहीं है स्पेस में। फिर द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज, ये कई बार क्वेश्चन आया था, आता भी है कभी कभी, क्योंकि जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अभी भी उसके बेस से जा रही है, ठीक है, उसके बेस से जा रही है, जब तक उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो वर्टिकल लाइन खींच जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, वो उसके बेस से जा रही होगी, तब तक वो पूरी तरह गिरेगा नहीं। जिस दिन वो खिसक गया, वैसे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा हो गई, ज्यादा टिल्ट हो गया, वो बिल्डिंग जो है, मतलब लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वो गिर पड़ेगा। फिर इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वर ट्वाइस व्हाट इट इज नाउ, मतलब जैसा कि अभी हमने देखा कि जो भी अभी की डिस्टेंस है धरती की और सूरज की, अगर ये इसके दुगना हो जाए, मतलब और दूर हो जाए धरती से सूरज, तो जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थ पे सन का, वो क्या हो जाएगा, इसमें लिखा है 1/4 हो जाएगा, ठीक है, जो अभी फोर्स है वो 1/4 हो जाएगा। ग्रेविटेशन कैसे काम करता है, ग्रेविटेशन में दो चीजें हैं, एक मास होता है और एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो मास बढ़ाओगे, जब किसी भी चीज का वेट बढ़ेगा, मास, नॉट वेट, मास, ठीक है, जब मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन घटेगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस और ग्रेविटेशन, ये याद रखना। इसीलिए कहते हैं ना कि जब पोलर पे हो और इक्वेटर पे हो, तो आपको जो ग्रेविटेशन फोर्स लगती है वो अलग लगती है, पोलर पे ज्यादा लगेगी, इक्वेटर पे कम लगेगी, क्यों, क्योंकि इक्वेटर पर धरती ज्यादा चौड़ी है, पोलर पे कम है, पोलर पे हल्की सी चपटी है। और ग्रेविटेशन फोर्स क्यों लगता है, हमारा जो धरती का कोर है उसकी वजह से लगता है। तो जो चीज पास है कोर के, मतलब जैसे पोलर है, पोल हमारा पोल एरिया है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, वो पास है उस कोर के, तो वहां पे क्या कहते हैं, ज्यादा लगेगा फोर्स, ठीक है, तो वहां पे आपको ज्यादा वेट फील होगा, इक्वेटर पे कम फील होगा, ग्रेविटेशन फोर्स कम लग रही है क्योंकि वो दूर है पोल उससे, कोर से, ठीक है, अब समझ में आएगा। उसके बाद आइडियल कंडीशन, इसमें लिखा है कि व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है हवा में, मान लो स्पेस में हो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव, इट्स वेट रिमेन सेम, बराबर रहेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां ग्रेविटेशन नहीं है, बोल रहा है कि आइडियल कंडीशन है, रेजिस्टेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से गिरेगा, उसके वेट में कोई कमी या ज्यादा नहीं होगा। फिर इन आइडियल कंडीशन, अच्छा ये वही क्वेश्चन है क्या, अच्छा नहीं, दूसरा क्वेश्चन है, इन आइडियल कंडीशन वेयर एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, इफ पीसेस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड्स वैक्स एंड आयरन फॉलिंग फ्रॉम सेम हाइट, विच वन विल रीच द अर्थ सरफेस फर्स्ट, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि एक आइडियल कंडीशन है जहाँ पे हवा में रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, और हम एक लकड़ी के टुकड़े को, वैक्स को, मोम को और लोहे के टुकड़े को फेंकते हैं एक साथ, तो कौन सा उनमें से
पहले गिरेगा, कोई भी पहले नहीं गिरेगा, सब एक साथ गिरेंगे, ठीक है। अगर आइडियल सिचुएशन है, रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, हवा का रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो सारे एक साथ गिरेंगे। फिर दो बॉल हैं ए बी जिनका वेट 10 किलो है और 1 किलो है, और उनको अ, उनको गिराया जाता है एक ऊंचाई से, 20 मीटर की ऊंचाई से, तो कौन सा पहले गिरेगा, ठीक है। इसमें लिखा है दोनों, शायद ये वो उसी कंडीशन से रिलेटेड था और इसमें वो कर दिया है, ठीक है, वरना तो जो भारी है उसको पहले गिरना चाहिए। फिर इफ अ फीदर, फीदर मतलब पंख, इफ अ फीदर, अ रबर बॉल एंड अ वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम, क्या होगा। तो इसमें कह रहा है कि ये तीन, मतलब वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, जहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है एयर का, वहाँ कोई भी चीज़ आप एक साथ फेंकेंगे तो वो एक साथ ही पहुंचेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोहा फेंकेंगे तो लोहा पहले पहुंचेगा, रबर बाद में पहुंचेगा, रबर लोहा एक साथ फेंकेंगे तो वो एक साथ ही पहुंचेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वो उसी पे डिपेंड करेंगे कि आपने उनको किस स्पीड से फेंका है, उनकी खुद की स्पीड नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, वैक्यूम में या स्पेस में, दोनों में, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस नहीं है हवा का। फिर एक आदमी का वेट जो है मून पर धरती के कंपैरिजन में 1/6 हो जाता है। मून हैज मून डज नॉट हैव ग्रेविटी, मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ के 1/6 है, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे वेट है, मान लो आप यहाँ पे 100 किलो के हो, ठीक है, तो जब वहां जाओगे तो आपका 100 डिवाइड बाई 6, ठीक है, उतना हो जाएगा वेट। फिर किसी ह्यूमन का बॉडी जो है वो पोल पर मैक्सिमम होगा, अभी बताया था। पोल पे क्यों? क्योंकि पोल पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है कंपेरिजन टू इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर पे होगा तो कम महसूस होगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि मतलब 25-30 किलो कम हो गया, वो कंपेरिजन बहुत हल्का सा गैप है, ठीक है। तो पोल पे ज़्यादा महसूस होगा और इक्वेटर पे थोड़ा कम होगा, ठीक है। The variation of displacement d with the time t in case of particle falling freely under gravity from rest is correctively shown in the graph। अच्छा, ये तो ग्राफ वाले क्वेश्चन पहले थे, अभी तो नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये भी उसी से वैसे रिलेटेड है। स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। अब ये सब क्वेश्चन अभी तो नहीं पूछते हैं, वरना कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाता। खैर, ठीक है। अब ये भी वैसे ही कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अ बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स विल बी। अब ये फार्मूला लगा दो तो आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला है, ठीक है। फिर है इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक। अच्छा हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये पहले भी पूछा जाता है, अभी पूछ लेते हैं कि अगर धरती का जो रेडियस है उसको कम कर दिया जाए, श्रिंक कर दिया जाए 1% से, तो जो, और जो बाकी मास है उसका वो सेम रहे, बस उसका जो मतलब सरकमफ्रेंस है वो कम कर दिया जाए, ठीक है, रेडियस कम कर दिया जाए, तो जो सरफेस पर जो चीज़ें होंगी उनमें जी की वैल्यू में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, मतलब घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। बताएं क्योंकि क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई ना। बताया था मैंने कि जब डिस्टेंस डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटी फोर्स घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो ग्रेविटी फोर्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रही है, इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, 2% बढ़ जाएगा। 2% क्यों बढ़ जाएगा भाई? क्योंकि रेडियस है ना, रेडियस है, रेडियस आधा होता है डायमीटर के, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक विल बी ग्रेटर देन, अच्छा ये तो पता नहीं क्या क्वेश्चन है। द मास ऑफ बॉडी ऑफ द मास ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज 100 किलोग्राम, मतलब वही एक्सेलरेशन इसमें दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ग्रेविटी का फोर्स जो है। फिर बोला है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर g/6 है, मतलब जो भी धरती पे होगा उसका 1/6 होगा, ठीक है। तो वहां पे कितना वो होगा, मास होगा, मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है, ठीक है। मास आप कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले जाओगे, उसका जो मास धरती पे है वही चंद्रमा पे होगा, वही स्पेस में भी होगा, ठीक है। मास नहीं चेंज होता, वेट चेंज होता है, ठीक है। मास में मल्टीप्लाई करते हो ग्रेविटी से, तब वो वेट मिलता है आपको, ठीक है। वेटलेसनेस इज व्हाट? जीरो ग्रेविटी, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती वो वेटलेसनेस की कंडीशन है। एन इफेक्टिव कोरियलिस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम अर्थ रोटेशन। कोरियलिस फोर्स हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, इसमें भी दे दिया है, लेकिन वो अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कोरियलिस फोर्स।
अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कि इक्वेटर पे ऐसा महसूस होता है कि कोरियोलिस फोर्स नहीं है, वहाँ एक्ट नहीं करती है, क्योंकि वहाँ ये सर्कुलेशन उतनी फील नहीं होती होगी। फिर अर्थ ट्रेवल इन इट्स ऑर्बिट एट अ स्पीड ऑफ 4,400 किलोमीटर पर आवर। वी डू नॉट फील दिस हाई स्पीड बिकॉज, क्योंकि रिलेटिव मोशन है ना, हम धरती पर हैं लेकिन धरती के साथ नहीं हैं। मतलब धरती पे हैं इसलिए हमको नहीं पता चलता। जैसे आप गाड़ी में हैं, अब बैठे हैं आराम से और गाड़ी बहुत तेज जा रही है, आपको नहीं पता चलेगी जब तक आप बाहर नहीं देखेंगे, ठीक है। आवर रिलेटिव स्पीड विद स्पीड ऑफ अर्थ अलॉन्ग विद अर्थ ऑर्बिट इज जीरो, ठीक है। हमारी, हाँ वही बात, हमारी रिलेटिव स्पीड जो अर्थ की स्पीड है उससे रिलेटिव स्पीड वो जीरो है, ठीक है। तो अगर हमारी स्पीड भी अलग होती, धरती की ऑर्बिट की स्पीड थोड़ी अलग होती, तो हमको फील होता है कि हाँ चीजें चल रही हैं, ये धरती बहुत तेजी से भाग रही है, ठीक है। इफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ सडनली डिसअपियर देन, तब क्या होगा? इसमें कह रहा है कि अगर धरती पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है अचानक से खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे जीरो ग्रेविटी होगी, मास सबका सेम रहेगा, वेट जो है सबका जीरो हो जाएगा, ठीक है। वेट और मास दोनों अलग चीज होती हैं, ठीक है। मास में जब आप ग्रेविटी ग्रेविटी वो जी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो तब आपको जाके मिलता है ये मतलब ग्रेविटेशन जो वो मिलता है, तो तब आपको वेट मिलेगा। मास में मास इंटू जी इक्वल टू वेट डब्ल्यू, ठीक है, वैसे फॉर्मूला है वो। इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीज देन द वेट ऑफ बॉडी एट इक्वेटर विल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर है आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। अच्छा, मतलब जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं वो क्यों धरती पे आके वापस नहीं गिरता, जबकि वो हमारे धरती के ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर में ही रहता है, ठीक है। क्योंकि उनका जो खुद का एक्सेलरेशन मोशन है वो उनको कंटिन्यू मतलब किया रहता है कि वो मूव करते रहें। इसलिए सैटेलाइट एक जगह खड़े होते, भले हमें अपीयर होता, हमें दिखता हो कि नहीं वो एक जगह खड़ा है, वो खड़ा नहीं रहता, वो भी मूव कर रहा होता है। बस वो उसका पॉइंट ऐसा रहता है कि वो हमारे सिंक्रोनस होगा धरती के, कि वो लगेगा कि हाँ एक ही पॉइंट पे है, वो रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन वो मूव कर रहा होगा, धरती की ही स्पीड के बराबर मूव कर रहा होगा, ठीक है। Satellite is kept moving in its orbit around the earth. It is due to centripetal force, ठीक है, centripetal force। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्स होती हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल शायद बाहर की तरफ फेंकता है, सेंट्रीफ्यूगल अंदर की तरफ फेंकता है। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो वो अंदर की तरफ गिरेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो बाहर की तरफ गिरेगा, ऐसा होता है वो, ठीक है। A geosynchronous satellite continuously active in its orbit due to centripetal force which is obtained by gravitation force on the satellite by the earth, ठीक है। हाँ सही बात है, मतलब वो बता रहा है कि जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट होता है वो हमेशा ऑर्बिट में रहता है अपने सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। क्यों? जो धरती का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब आप ऐसे जैसे एक किसी ऑब्जेक्ट को धागे से बांध के ऐसे नचाइए, देखिए उसका क्या असर पड़ता है। उसमें दो चीजें आपको दिखेंगी, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अगर वो धागा टूट जाए तो वो बाहर की तरफ फेंक उठेगा, अगर वो धागे को आप जोर से अंदर की तरफ खींच लें तो वो ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीजें हैं इसमें भी। फिर known force of nature that can be divided into four: gravity, electromagnetism, weak nuclear and strong nuclear. Among them gravity is strongest of the four, ठीक है। gravity is strongest of the four। अब ये कैसे कह रहा नहीं पता, देखना पड़ेगा इसका इसमें कोई लॉजिक तो वैसे नहीं दिया है। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी दिया है, मुझे लगता था शायद ग्रेविटी सबसे वीक होगा। अब चलो ठीक है। इफ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट देन इट he will fell at he will feel that his weight gets increased। जब भी मतलब जब आप लिफ्ट में होते हो, जब ऊपर की तरफ जाएगी ना लिफ्ट, तो आपको अपना वेट फील होगा। जब लिफ्ट से नीचे की तरफ जाओगे तो वेट कम लगेगा, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, ठीक है। जो एक पेंडुलम वॉच आपने देखा होगा, पेंडुलम वॉच आती है जिसमें उसे वो ऐसे हिलता रहता था, इसमें तो नहीं दिखाया, ठीक है। तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड होता है पेंडुलम की। जब जैसे जैसे आप उसको बढ़ाएंगे, उसका क्या कहते हैं, पेंडुलम की हाइट, उसकी लेंथ, तो उसकी जो टाइम पीरियड होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर पेंडुलम क्लॉक यूजली लूज टाइम इन समर। क्यों? क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है समर टाइम में, ठीक है। वो जो पेंडुलम की जो रस्सी या जो भी मेटल वो जो भी यूज करते हैं वो बढ़ जाती है गर्मी के टाइम में, इसलिए उसका जो समय होता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है।
लिखा है लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस, इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ यूनिट ऑसिलेशन, ठीक है। तो जब टाइम पीरियड उसका बढ़ जाएगा तो टाइम भी ज़्यादा लेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर अगल इज स्विमिंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजिशन। अच्छा, अगल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग ऑन अ सिटिंग पोजिशन, व्हेन द गर्ल स्टैंड अप द पीरियड ऑफ स्विंग विल बी शॉर्टर, ठीक है, शॉर्टर क्यों? क्योंकि उसकी हाइट कम होगी ना। जो ये मतलब ये भी ऐसा पेंडुलम ही है, ठीक है। जो लड़की झूला झूल रही है वो एक ऐसा पेंडुलम ही है, क्योंकि लड़की अभी तक बैठी थी तो वो हाइट कम थी जहां से वो हिंज थी। अब वो खड़ी हो गई तो हाइट वो बढ़ गई, मतलब हाइट छोटी हो गई उस ऑब्जेक्ट की, और जहां से हिंज है तो वो शॉर्टर हो गया उनका टाइम पीरियड। फिर अ सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू ऑसिलेशन, देन अब ये उसमें अलग अलग वो रहे होंगे, ठीक है। ऑप्शन उसमें से जो करेक्ट लिया गया है, द एक्सेलरेशन इज जीरो व्हेन द बॉब पासिस थ्रू द मीन पोजीशन, इन ईच साइकिल द बॉब अटेन अ गिवन वेलोसिटी ट्वाइस, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेस विद टाइम। अब ये जो ऑप्शन उसमें रहे होंगे उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर इन विंटर, क्यों? क्योंकि उनकी जो लेंथ होगी वो छोटी हो जाएगी तो वो जल्दी जल्दी मूव करेगी। अब बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करेगी लेकिन कुछ ना कुछ सेकंड का आपको अंतर दिख जाएगा उसमें। अर्थ की स्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। स्केप वेलोसिटी मतलब जो धरती का ग्रेविटेशन फोर्स है या एटमॉस्फेयर है उसको, उससे निकलने के लिए कितना फास्टर आपको जाना पड़ेगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आप जाएंगे तो आप निकल जाएंगे यहाँ से आराम से। फिर इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू स्पेस विद a स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, इट विल रिटर्न टू अर्थ, क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी उसकी कम है ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम है तो वो वापस आ जाएगा। अगर उससे ज़्यादा होता तो निकल जाता स्पेस में। देयर इज नो एटमोसफेयर ऑन द मून बिकॉज, क्यों? क्योंकि escape वेलोसिटी वहाँ जो गैस की है वो बहुत लेस है, ठीक है। द escape velocity of gas molecule on it is less than the root mean square velocity here। अब जो भी फार्मूला होगा, लेकिन वहाँ पे कहते हैं कम है इसलिए चीज़ें स्केप कर जाती हैं, इसलिए वहाँ एटमोसफेयर नहीं है। फिर लाइटनिंग अ कैंडल इन स्पेस डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, क्यों? अच्छा, वो दिया, रीजन भी दिया है। अ फ्लेम एग्जिस्ट ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो वहाँ ग्रेविटी है नहीं तो वो फ्लेम बनेगा ही नहीं, ठीक है। फिर इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस द साइज ऑफ कैंडल्स फ्लेम विल बी स्फेरिकल, हाँ स्फेरिकल में होगी। जहाँ पे मतलब वही वैक्यूम में अगर आप कैंडल को जलाएंगे तो जो फ्लेम होगी वो ऐसे वर्टिकल नहीं होगी, वो स्फेरिकल शेप में रहेगी, क्योंकि वहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है ना ऊपर नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने करें अभी के लिए, ठीक है, धन्यवाद।